The President-elect of the United States, Donald John Trump. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल में। हमेशा की तरह हर वीडियो में पहले बोल देता हूँ, सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ दो, इतनी छोटी सी अपेक्षा आपसे रखता हूँ। तो आज का टॉपिक है ट्रंप का दूसरा कार्यकाल। चुनाव हुआ, जीत गए ट्रंप, ऐतिहासिक जीत थी, जीत गए। तो उनका दूसरा कार्यकाल भारत, सऊदी अरब और दुनिया पर, पूरी दुनिया पर, जिसमें भारत और सऊदी अरब दो खास है, दो देश। तो दुनिया पर इसका असर क्या होगा? चलो आ जाओ करते हैं विचार विमर्श। दुनिया में सबसे प्रभावशाली माने जाने वाले देश के राष्ट्रपति, दुनिया में सबसे प्रभावशाली मानते हैं हम और जानते भी हैं, उस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4-5 साल का जो होता है तो उनका कालखंड न केवल उस देश की नीतियों को प्रभावित करता है। कोई भी राष्ट्रपति होता है तो वो अपनी मन मुताबिक इंटरनेशनल पॉलिसीज चला सकता है, और जब कोई देश दुनिया का सुपर पावर हो फिर उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और इंसान भी प्रभावशाली है। डोनाल्ड ट्रंप वैसे लगते तो है कार्टून जैसे, लेकिन बिजनेसमैन भी है, राजनीतिज्ञ भी है, पॉलिटिशियन भी है, और अंग्रेज भी है। मैं तो यार अंग्रेजों से सख्त नफरत करता हूँ, साले को। तो कोई देश का जो प्रभावशाली होता है तो उसका राष्ट्रपति की नीतियाँ, उसका माइंडसेट अपना होता है। वैसे राष्ट्रपति के पास 200 पेज के भत्थे आते हैं एक डिसीजन लेने के लिए, पढ़ना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, फिर डिसीजन लेता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नहीं है, जहाँ तक मैंने जाना है। डोनाल्ड ट्रंप एक डॉन की तरह है, पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं है, डिसीजन ले लेते हैं, जो कुछ भी उसका परिणाम जो कुछ भी आए वो आए। वैसे जब 2016 के बाद 19 तक उनका कालखंड था तो उन्होंने सारी की सारी सरकार ट्विटर पर चलाई थी, ट्वीट पर ट्वीट करते जा रहे हैं वो उनकी बात। तो बल्कि इसका वैश्विक स्तर पर भी दूरगामी असर होगा। ये प्रभाव आर्थिक नीतियों से लेकर कूटनीतिक फैसलों तक होते हैं। सबसे बड़ी चीज आर्थिक नीति होती है, जिसमें अमेरिकन कंपनीज पूरी दुनिया में छाई हुई है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, तो उनके पास डेटा है पूरी दुनिया का। इंसान का नेचर कैसा है, कहाँ कहाँ पर जा रहा है, डिवाइस के थ्रू ट्रैक किया जा सकता है, सब कुछ उनके पास है। यानी पावरफुल देश है अमेरिका। अब 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। 20 जनवरी के दिन, यानी आने वाले कल को। आज 19 जनवरी है और आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो 47वें राष्ट्रपति के तौर पर दूसरे कालखंड की शुरुआत करेंगे। इस बार उनके साथ उपराष्ट्रपति के रूप में जेडी वांस कार्यभार संभालेंगे। उनका नाम है, उपराष्ट्रपति का नाम है, शायद आप स्टूडेंट हो तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति कौन है। 5 साल के लिए होता है।
तो जेडी वांस है। वांस यानी वो पिपुड़ी नहीं बजाते, वो नहीं वहाँ पर तो नाम भी साले मशीन जैसे होते हैं। जेडी वांस अमेरिका के उपराष्ट्रपति है, तो उनके साथ काम करना होगा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब ट्रंप को अक्सर अनप्रिडिक्टेबल कहा जाता है। अनप्रिडिक्टेबल क्या मतलब हुआ इसका, आपको पता है? यानी किसी भी मुद्दे पर उनका रुख क्या होगा इसका अंदाज़ा पहले से नहीं लगा सकते। मैंने आगे कहा कि वो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, देश की इंटरनेशनल पॉलिसीज हो या कुछ भी पॉलिसी सरकार अपनाती है, तो वो क्या डिसीजन लेंगे, क्योंकि वो सोच कर तो लेते नहीं है। ऐसे ही उनका पहले से माइंड सेट बना हुआ है कि मेरा कैरेक्टर इस प्रकार का है, तो मुझे डिसीजन भी ऐसे ही लेने चाहिए। पूछते हैं कि क्या है ये, धड़ाक लेकर डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसा होता है जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उसका अंदाज़ा हम पहले से नहीं लगा सकते कि इनका डिसीजन क्या होगा, इनका इरादा नहीं, इनका विचार क्या होगा इस बात पर। कोई भी दुनिया में कोई घटना घटती है, उनका मंतव्य का क्या होगा, ये हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। अब कुछ लोग इसे उनकी ताकत भी मानते हैं, तो कुछ इसे उनकी कमजोरी मानते हैं। मानते हैं दो चीजें, इनकी ताकत और एक दूसरा समुदाय है जो इनकी कमजोरी मानता है। अब एक वीडियो आया था, तो जो बाइडेन ऊपर जब प्लेन में चढ़ रहे थे, तो शायद इरादे पूर्वक वो पढ़े, 2-3 बार वो पढ़े, वो से वैसे कॉमेडी जैसा वीडियो था, तो वो 3 बार लड़खड़ा के पढ़े। तो ये लोग क्या करते हैं, पॉलिटिशियन अपनी इमेज बनाने के लिए मूवी में जैसे वो एक्टर होता है, एक्टिंग करता है, क्योंकि राष्ट्रपति है तो मीडिया तो 24 घंटे उनके सामने ही होता है सब कुछ, और वो क्या करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, पूरा का पूरा काम जाहिर होता है। तो वो लड़खड़ा के पड़े। तो ऐसे लोग अमेरिका में या किसी भी पॉलिटिशियन इस प्रकार का एक्टिंग करता है, शायद जानबूझकर करते हैं। तो अब जबकि ट्रंप दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे, तो पहले कार्यकाल के मुकाबले दुनिया काफी बदल चुकी है। जो 2016 से 19 तक था कालखंड, उसके मुकाबले आजकल दुनिया बदल चुकी है दोस्तों। क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट थे, जो अमेरिका का पूरा प्रभाव चलता था, तो वो जो बाइडेन का जो कालखंड आया, उस दौरान कई प्रकार के दुनिया में बदलाव हुए। जो जियोपॉलिटिक्स होता है, वैश्विक राजनीति, उसमें जिसमें कि उस वक्त नॉर्थ कोरिया चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप के समय, जिसमें कोरियन का सारा मीडिया उनको कवर दे रहा था, नॉर्थ कोरिया को, और डोनाल्ड ट्रंप भी उस पर टिके हुए थे, और चाइना का सारा मुद्दा था। लेकिन जो बाइडेन के जो 5 साल थे, उसके बाद पूरी की पूरी दुनिया बदल चुकी है। जैसे कि रशिया और यूक्रेन वॉर शुरू हुआ और सारे मामले बदल चुके हैं, उसका कहने का मतलब ये है। और नई चुनौतियां भी सामने आई है इस कालखंड में उनके सामने। तो मैंने कहा उसी तरह कि ये इंसान कुछ पढ़ता है नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, फाइल्स आती है राष्ट्रपति के ऑफिस में डिसीजन लेने के लिए, तो इनके डिसीजन भी ऐसे ही होंगे, क्या होंगे पता नहीं। और दूसरी ये बात कि आदमी जब, जैसे कि किसी को अहमदाबाद में किसी ने घर लिया, तो
आज उसका आखिरी दिन है, समझ रहे हो ना, आज उसका आखिरी दिन है। तो उसकी जो बुराइयां होगी ना अंदर, जो 5 साल रहा होगा, तो उसके 5 साल के कुछ दुश्मन भी होंगे, दोस्त भी होंगे, तो उस तरह वो दुश्मन ही निकालेगा, दुश्मन हो गए उसके साथ। तो इस तरह अमेरिका में क्या होता है कि एक राष्ट्रपति, एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये उनका आखिरी कालखंड है। तो सारी की सारी हिसाब किताब क्या रखते हैं, देखेंगे आगे क्या होता है। तो ऐसे में ट्रंप के इस कार्यकाल में क्या संभावनाएं हो सकती है? क्या भारत को अमेरिका के लिए सामान निर्यात करने पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा? अब भारत या कोई भी देश दूसरे देश में सामान निर्यात भी करता है और वहाँ से आयात भी करता है। तो भारत अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, इनोवेशन हब नहीं। इनोवेशन हब तो अमेरिका है, लीडरशिप पोजीशन पर नेतृत्व करता है इनोवेशन में। लेकिन हम भारत प्रोडक्ट्स बनाएगा, पूरी दुनिया के प्रोडक्ट्स। मोदी साहब ने ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, जिसके कारण कई सारी कंपनियां, स्टार्टअप आएंगे, इकोनॉमी पूरी की पूरी बदल जाएगी। हो सकता है हम तीसरे स्थान पर आ सकते हैं आने वाले 5, 6, 7 साल में। तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और बनने जा रहा है, बनेगा नहीं, काम हो रहा है, शुरू हो चुका है। तो भारत को अब सामान निर्यात करना पड़ेगा। तो प्रश्न आता है कि अमेरिका टैरिफ लगाता है, टैक्स लगाता है जो बाहरी देशों से सामान आता है उस पर। तो इसका ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा भारत को। अब जब कोई विदेशी प्रोडक्ट आती है हमारे देश में, तो अगर सरकार उस पर 2-300% टैक्स लगा देता है, चीज़ें महंगी हो जाती है। इस तरह अगर टैक्स लगाएगा, ज़्यादा लगाएगा और महंगी हो जाएगी चीज़ें, जो कुछ भी हो, मोबाइल फोबाइल सब कुछ, जूते से लेकर सुई तक सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगा। लेकिन इसका टैक्स अगर बढ़ाता है कोई देश जिसमें हम माल भेज रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी और महंगी होने के कारण कंपटीशन में हमारी कंपनियां बंद हो सकती है, या बंद तो नहीं हो सकती यार, कैसे बंद हो सकती है। लेकिन हमारी कंपनीज, इंडियन कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उनके प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे तो बिक नहीं पाएंगे। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर एक बुरी असर पड़ सकती है। लेकिन हमारा देश का प्रधानमंत्री दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है और यही उसकी खूबी है, और नेगोशिएट करवा लेता है। और जो होता है वो कंपनी को नेगोशिएट करना, वो तो कंपनी की बात है, लेकिन सरकार जो कुछ करती है उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो अगर मोदी साहब इस टैक्स के मामले में ट्रंप बाबा को समझा लेते हैं, तो 5 साल में हम थोड़ा इकोनॉमिक विकास, डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे कि चाइना ने किया था। अब चाइना ने यहाँ पर डंप किया। चाइना अब अलग प्रकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज अपना रहा है। जो कुछ भी हो वो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अमेरिका और चीन के रिश्ते में क्या बदलाव आएगा? अब उस वक्त ट्रेड वॉर चल रही थी, जब ट्रंप की सरकार थी 5 साल के लिए ट्रेड वॉर चल रही थी। तो चीन दोस्तों दुनिया का दूसरा सुपर पावर है, मिलिट्री के मामले में नहीं, इकोनॉमिक। मिलिट्री के मामले में रशिया है।
तो अमेरिका और चीन के रिश्ते में क्या बदलाव आएगा? इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष विराम का समझौता हुआ है, इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है, तो युद्ध चल रहा है, उसका विराम उस युद्ध विराम के लिए पीस ट्रीटी साइन हुआ है, वह मध्य पूर्व में कितनी स्थायी शांति लाएगा, ये एक सवाल उठता है। मिडिल ईस्ट में जो देश है वहां पर कितनी स्टेबल पीस, शांति मतलब स्टेबल स्थिर होनी चाहिए कि अब शांति है, ऐसा हम प्रूव के साथ कह सकते हैं। तो इस प्रकार कितनी शांति लाएगा ट्रंप का कालखंड, ये भी एक प्रश्न है। अब रूस यूक्रेन युद्ध का अंत होने की संभावना क्या है? इसमें अमेरिका दोस्तों एक सुपर पावर है, तो वो लोग जो पॉलिसीज अपनाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, दुनिया पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और दोस्तों जलवायु परिवर्तन, उस पर अमेरिका का रुख क्या होगा? क्योंकि मैंने न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ मैं, तो मैंने वो भी इंटरनेशनल और बड़े बड़े न्यूज़, छोटे मोटे लोकल न्यूज़ नहीं पढ़ता हूँ। तो उसमें बाइडेन ने सबसे पहला जो मैनिफेस्टो रहता है ना पॉलिटिक्स में, इलेक्शन में जब खिलाड़ी उतरता है तब, तो उन्होंने क्लाइमेट चेंज पर बहुत ही जोर दिया था। तो इस पर ट्रंप सरकार क्या करेगी, ये एक क्वेश्चन है। और दक्षिण एशिया में भारत को अमेरिका से किस तरह की अपेक्षाएं रखनी चाहिए? भारत को, दक्षिण का देश है भारत, दक्षिण एशिया का, तो दक्षिण में जो हिंद महासागर है उसमें कुछ जो समुद्र में जो व्यापार तो होता है, लेकिन कुछ रिसर्च भी चलती है, तो उस पर अमेरिका से भारत क्या अपेक्षाएं रख सकता है, ये भी एक प्रश्न है। तो इस चर्चा में कूटनीतिक मामलों की वरिष्ठ पत्रकार एक है जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो पत्रकार कूटनीतिक विश्लेषक राजीव नयन और यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर मिश्रा शामिल हुए इस चर्चा में, कूटनीतिक मामलों में। वरिष्ठ पत्रकार इंद्राणी बागची, नाम ले लिया मैंने, कूटनीतिक विश्लेषक राजीव नयन और यरूशलेम यानी इजराइल से, यरूशलेम एक शहर है या मानो उनकी राजधानी है इजराइल की, तो उनके वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर मिश्रा शामिल हुए, उन्होंने चर्चा की। अब इजराइल के लिए कैसा होगा ट्रंप का दूसरा कालखंड? इजरायली कैबिनेट ने गजा पट्टी पर उसमें युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ हुए समझौते को मंजूरी दे दी है इजराइल ने। ये समझौता कल होने वाला है, आज नहीं कल। और अमेरिकी चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट, उसमें संघर्ष जो चल रहा है युद्ध का, उसको लेकर कहा था कि अगर वो सत्ता में आए तो ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाएंगे। दोनों वॉर, रशिया यूक्रेन और हमास और इजराइल के बीच चल रहा है वो। उनके कार्यभार संभालने से पहले ही इजराइल और हमास के बीच गजा युद्ध विराम समझौते को मंजूरी मिल गई है। यानी कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसको कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, मंजूरियां लेनी पड़ती है, कई प्रकार का होता है वो। तो इस तरह मंजूरी मिल चुकी है गजा पट्टी पर जो युद्ध चल रहा है,
इजराइल के बीच। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस युद्ध विराम में ट्रंप ने क्या भूमिका निभाई है। इस पर यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर मिश्रा कहते हैं, इस बात पर उन्होंने राय रखी कि संघर्ष विराम की दिशा में ये जो संघर्ष चल रहा है उसका विराम हो जाए, इस दिशा में ट्रंप की भूमिका को लेकर यहाँ एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसे ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा किया। कोई आर्टिकल छपा हुआ होगा, तो उनके मुताबिक उस आर्टिकल में हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ सच को पकड़ना है, बाकी कचरे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनके मुताबिक इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो बाइडेन अपने कालखंड के दौरान नहीं कर पाए, वही ट्रंप के एक विशेष दूत ने केवल एक मुलाकात में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ पूरा कर दिखाया। जो काम बाइडेन सरकार नहीं कर पाई, वही ट्रंप के एक विशेष दूत, यानी जो पॉलिटिशियन होते हैं वो सरकार में हो या न हो, उनकी चलती है सरकार में। क्योंकि एक तो विपक्ष के होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ राहुल गांधी ने कहा था, जो है जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, साले ने क्या कहा कि प्रूफ दिखाओ, ये तो आपने नाटक किया है सरकार ने, मोदी सरकार ने, प्रूफ लाओ हमारे पास, ऐसा कहा था। तो इस तरह ट्रंप एक उनका विशेष कोई दूत होगा, उसने न केवल मुलाकात में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ पूरा कर दिखाया, तो इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि यह बहुत तनावपूर्ण थी और इसमें नेतन्याहू पर दबाव डाला गया कि किसी भी हालत में संघर्ष विराम हो और बंधकों की रिहाई होनी चाहिए। हरिंदर मिश्रा के अनुसार, जो पत्रकार है, ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप के नए प्रशासन में वह उन देशों पर अधिक दबाव डालेंगे जो इजराइल के विरोधी है या जिनके इजराइल के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध है। यानी दोस्तों, एक मैं बात आपको बता दूं कि इजराइल, जिसे पूरी दुनिया का एक सुरक्षित देश माना जाता है, और आज जो इजराइल है उसके पास, उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। आज इजराइल इनोवेशन हब है, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, तो उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। तो अब अमेरिका किसी भी पोजीशन में, चाहे कुछ भी हो जाए, इजराइल को ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनकी कुछ न कुछ महत्वाकांक्षा है, इजराइल के पास अपेक्षाएं हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट की जो चिप्स पे भी कुछ हुई होगी, जो आज यूट्यूब, फेसबुक, जो टेक कंपनीज है यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, मोबाइल से लेकर आईटी सेक्टर में, उसमें जो इनोवेशन हुए हैं उसमें इजराइल का हाथ है। इसलिए अमेरिका और इजराइल दोनों भैया है, तो हमेशा अमेरिका इजराइल को ही सपोर्ट करेगा। अब ट्रंप के पहले कार्यकाल में इजराइल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बहुत स्पष्ट थी पहले कार्यकाल में, और उन्होंने इजराइल की सुरक्षा को प्राथमिकता दी थी। अब उनके दूसरे कार्यकाल में भी यही उम्मीद की जा रही है कि उनका रुख पहले जैसा ही रहेगा डोनाल्ड ट्रंप का। हालांकि हरिंदर मिश्रा, उनका ये भी कहना है कि ट्रंप के संभावित फैसलों का अंदाजा लगा पाना मुश्किल बना रहेगा।
तो यह हर किसी को सतर्क रखेगा कि उनके रुख के बारे में अभी कोई स्पष्टता नहीं हुई है और यह अनिश्चितता बनी रहेगी हर फैसले पर, क्योंकि उनका नेचर ऐसा है कि उनका क्या करेंगे मोदी जैसा मोदी क्या कल क्या करेगा किसी को पता नहीं है। इस तरह ट्रंप क्या करेगा किसी को पता नहीं, क्या अपनी राय क्या रखेगा किसी को पता नहीं। जैसे कि उस मोमेंट में रखा था अमेरिका में एक बच्चे ने, वहाँ पर गन राइट है, बंदूक रख सकता है कोई भी नागरिक, तो बच्चे ने शिक्षक पर गोली चलाई। तो साले ने ट्रंप ने कहा कि AK-47 शिक्षक को रखनी चाहिए थी, उसको भी गोली चलानी चाहिए थी। ये यार राष्ट्रपति की राय होती है। तो ऐसे है भैया डोनाल्ड ट्रंप। तो इनकी अनिश्चितता बनी रहेगी किसी भी मसले पर, किसी भी मुद्दे पर। अब उन्होंने बताया, पत्रकार ने, हरिंदर मिश्रा ने, नेतन्याहू और ट्रंप के रिश्ते पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन ट्रंप का पहला कार्यकाल समाप्त होने और चुनाव हारने के बाद उनके बीच संबंध नहीं थे जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे। अब ये आदमी जीतता कैसे है पता है? गोरों को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसे पता है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा गोरे हैं, अंग्रेज है। इसलिए वो गोरों की जो मेंटालिटी होती है, मानसिकता होती है, उसको उसने पकड़ लिया है कि विकास जाए भाड़ में, मुझे तो चुनाव जीतना है, उसके लिए कुछ भी करूँगा। और वो कर रहा है, गोरों को सपोर्ट कर रहा है। उनकी मानसिकता जैसी होती है वैसी रखता है, जैसे कि किसी को आने देना नहीं है अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका, सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका में रहने की कामना करते हैं कि एक दिन मैं भी अमेरिका जाऊंगा। तो बाहर से लोग आ रहे हैं। वैसे अमेरिका प्रवासियों ने बसाया है। आज जो कुछ भी है अमेरिका के पास, वो दूसरे देशों से आए हुए प्रवासी लोगों ने बनाया है। आप किसी भी सेलिब्रिटी, उसके 2-3 पीढ़ी पीछे जाओगे, जैसे कि कमला हैरिस, हमारे वो ट्विटर के CEO, फिर गूगल के CEO सुंदर पिचाई, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट वाले, इस तरह के कई लोग अमेरिका में आए हैं, करियर बनाए हैं और आज आगे बढ़े हैं। लेकिन जो अमेरिका को बनाया, तो हर एक आदमी की 4 पीढ़ी पीछे आप जाओगे तो वो विदेश से आया होगा। किसी भी सेलिब्रिटी को ले लो, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जर्मन से है, उनके पिता या दादा मूल जर्मन से आए हुए हैं। इस तरह अब हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में अगर आप 100 पीढ़ी पीछे चले जाओगे तब भी आपको उनका मूल तो भारत ही मिलेगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सब लोग विदेश से आए हैं और उन्होंने ही आजकल अमेरिका को इतना विकसित राष्ट्र बनाया है। तो इस तरह से ये आदमी जीत जाता है चुनाव। अब नेतन्याहू की कोशिश है कि वह ट्रंप से अपने रिश्तों को फिर से सुधारे, लेकिन ट्रंप ने अभी तक इस पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं। ट्रंप ने अभी तक कुछ इस पर रिएक्ट नहीं किया है। लेकिन यह जरूर है कि इजराइल की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बरकरार रहेगी। इजराइल को सपोर्ट करना ये उनकी मजबूरी है दोस्तों। इसके लिए डीप गहराई से रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, या मैं इस पर कोई वीडियो बनाकर डाल दूंगा, मुझे पता है, क्योंकि उनकी मजबूरी है। मजबूरियाँ क्या है उसका टाइटल ही रखेंगे हम, अमेरिका की मजबूरियाँ और इजराइल, यही
टाइटल पर आएगा वीडियो। वादा तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन प्रयत्न करूंगा। अब कूटनीतिक मामलों की वरिष्ठ पत्रकार इंद्राणी बागची, उसने ट्रंप की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में इजराइल के साथ उनके रिश्ते गहरे थे, अच्छे नहीं थे, सिर्फ गहरे थे ट्रंप के। अब उन्होंने अमेरिकी दूतावास को यरूशलेम स्थानांतरित किया। किसी भी देश का दूतावास होता है हर देश में, जैसे कि भारत को ले लो, हर देश में हमारा दूतावास होता है। तो उन्होंने यरूशलेम स्थानांतरित कर दिया अमेरिका का दूतावास, और अब्राहम अकॉर्ड समझौते की प्रक्रिया शुरू की। यार कैमरा हल गया पूरा का पूरा, वाइब्रेशन आया था, भूकंप आया होगा, मुझे पता नहीं है कैसे कैमरा हल गया ये। अब अब्राहम अकॉर्ड समझौते की प्रक्रिया शुरू हुई। मुझे लगता है कि अब्राहम समझौते का प्रभाव इस संघर्ष के बावजूद, जो वॉर चल रहा है इजराइल हमास के बीच, उसके बावजूद भी बना है, जो एक पॉजिटिव संकेत है, पॉजिटिव साइन है। इंद्राणी ने आगे कहा, उस पत्रकार ने, यह देखना होगा कि यह युद्ध विराम समझौता कितनी देर तक कायम रहता है, और क्या ये अंततः एक स्थायी शांति समझौते में बदल सकता है या नहीं, ये देखना है हमें। पिक्चर बाकी है अभी, क्योंकि अभी कार्यकाल शुरू हो रहा है उनका। तो उन्होंने ये भी कहा, यह संघर्ष विराम समझौता 30 मई को हुआ था, पहला समझौता, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका था। समझौता हुआ था लेकिन लागू नहीं हुआ। अब देखना ये होगा कि यह नया प्रयास कितनी दूर तक जाता है। अब ये तो था इजराइल अमेरिका की बात। अब सऊदी अरब भी थोड़ा उनके लिए मायने रखता है, अमेरिका के लिए, और भारत भी मायने तो रखता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट भारत है। जैसे कि दुनिया में अगर टेक कंपनियां हैं, जैसे कि फेसबुक, गूगल, वो सब कुछ, अगर वो भारत बैन कर देता है उन कंपनियों को, तो अमेरिकन कंपनीज और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट खो देंगे, क्योंकि भारत में आबादी ज़्यादा है। तो यूट्यूब, फेसबुक, सब कुछ ये जो एप्लीकेशन है, उनके यूज़र, उपयोगकर्ता और उपभोक्ता, वो भी भारत के पास ज़्यादा है। तो भारत भी मायने रखता है इसके लिए। तो उनको भी, हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहे हैं भारत, तो उनको भी थोड़ा नेगोशिएट तो करना पड़ेगा, वरना हम भी चाइना की तरह यूट्यूब सब कुछ बैन कर देंगे, गूगल का सारा प्रोडक्ट। तो सऊदी अरब की थोड़ी बात करते हैं। अब्राहम समझौते के तहत अब पहला प्रश्न आता है कि सऊदी अरब से ट्रंप क्या चाहते हैं। तो अब्राहम समझौते के तहत इजराइल को संयुक्त अरब अमीरात, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट, मोरक्को, सूडान और बहरीन से मान्यता मिली, और इसके लिए अमेरिका ने इन देशों को कई प्रस्ताव दिए, विकल्प दिए। अमेरिका का लक्ष्य ये है कि सऊदी अरब, जो इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख देश है, विकास में, इकोनॉमी में आगे है सऊदी अरब, वह भी इस समझौते में शामिल हो जाए, क्योंकि इससे स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है। अब तक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन राशिद, मोहम्मद बिन सलमान
दुबई के वो मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, साला नाम कैसा है। तो सऊदी अरब यानी वो 7 अमीरात है सऊदी अरब की, दुबई, अबू धाबी, वो सारी की सारी 7 राज्यों से मिलकर एक देश बना है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो उनके राजा मोहम्मद बिन सलमान इस समझौते से पूरी तरह सहमत नहीं है। उनका कहना है कि पहले पैलेस्टाइन उसको एक स्वतंत्र देश का दर्जा मिलना चाहिए। अब ये तो इजराइल चाहेगा नहीं, क्योंकि ये कैसे है पता है, जैसे उस वक्त था जब भारत का विभाजन हुआ था और हैदराबाद और हमारा ये गुजरात का जूनागढ़ इस तरह का है। अब मानो कि जूनागढ़, हैदराबाद ऐसे छोटे छोटे अंदर पाकिस्तान होता तो कैसा होता। जूनागढ़ जो आज है वो पाकिस्तान का हिस्सा होता, चारों ओर भारत है लेकिन बीच में पाकिस्तान। इस तरह से जो पैलेस्टाइन है वो गजा पट्टी इस तरह का है, जिसमें बीच बीच छोटे छोटे उसके पैलेस्टाइन के इलाके हैं। तो इजराइल क्या करना चाहता है कि उनको छोटे छोटे जो विस्तार है उनको युद्ध या कहीं ना कहीं हथकंडे अपना के उसको ख़त्म करना चाहता है। इजराइल का पूरा एक मैप बनाना चाहता है। अच्छा, इसलिए ये इजराइल को पसंद नहीं आएगा पैलेस्टाइन को अगर एक स्वतंत्र देश का दर्जा मिलेगा तो, और उन्हें उनकी ज़मीन दी जानी चाहिए। वैसे यहूदी हिटलर ने निकाल दिए थे उनको, यहूदियों को, जर्मनी और यूरोप से, तो वो इजराइल देश बन गया यहूदियों का। तो अब जो पैलेस्टाइन है उनके नागरिक भी उनकी ज़मीन मिलनी चाहिए ऐसी मांग उठा रहे हैं। और उनके समर्थन में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो उनके फेवर में है, उनके सपोर्ट में है, उनके समर्थन में है। तो ये मांग उठा रहे हैं कि उनकी ज़मीन दे देनी चाहिए पैलेस्टाइन की, तभी दूसरी चीज़ें हो सकती है। बाद में सब कुछ होगा, हम उसमें पार्टनरशिप रखेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप प्रशासन इस अब्राहम समझौते को इतना आगे बढ़ा सकता है कि इजराइल फलस्तीन को पहचान दे। अब इजराइल चाहेगा कि पैलेस्टाइन की एक अलग देश बने। आप चाहते हो कि कश्मीर एक अलग देश बने, यही मुद्दा है इजराइल के पास। भारत में जैसे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कैसे दूसरा देश बन सकता है? इस तरह इजराइल को भी फलस्तीन को, पैलेस्टाइन को अलग देश नहीं बनने देना है। तो इजराइल इसमें सख्त नफरत करेगा अमेरिका है कि आपने ये क्या कर दिया। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। ट्रंप प्रशासन अभी शुरुआत हो रही है। तो इस पर कूटनीतिक विश्लेषक राजीव नयन ने ट्रंप के दूसरे कालखंड के संदर्भ में सऊदी अरब और अन्य अरब देश के भविष्य के रुख पर चर्चा करते हुए कहा, हमारा मानना है कि इस क्षेत्र में पैलेस्टाइन और अरब देशों के पक्ष में बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। ये तो सच है, जहां अमेरिका का वर्चस्व है वही इजराइल का भी वर्चस्व रहेगा। भाई है दोस्तों, इजराइल और अमेरिका दोनों भाई है। तो इसलिए जहां अमेरिका का वर्चस्व रहेगा वहीं पर इजराइल का वर्चस्व रहेगा। यानी इजराइल कॉमन है ऐसा मान लो। तो उन्होंने आगे कहा पत्रकार ने, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश जो पहले से ओपेक प्लस की राजनीति में सक्रिय थे। ओपेक एक कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी
ऑयल कंपनी जहाँ से क्रूड ऑयल लाया जा सकता है, और रूस और चीन की ओर भी जा रहे थे। अब जो सऊदी अरब के देश थे वो चीन और रूस की तरफ जा रहे थे, उनके झोले में जा रहे थे। जैसे कि पाकिस्तान ने अमेरिका को छोड़ दिया और चाइना की तरफ चल पड़ा, उस तरफ वो जा रहे थे। अमेरिका के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि अमेरिका के साथ जुड़े रहे, लेकिन अमेरिका है भैया, वो चाहता है तो जुड़ सकता है, बाकी नहीं हुआ। तो ऐसे में अमेरिका यह नहीं चाहेगा कि ये देश लाभ का सौदा करे, प्रॉफिट का सौदा करे। ये अमेरिका नहीं चाहता कि ये जो अरब के देश है, मिडिल ईस्ट के, वो चाइना या रशिया के साथ जाए, ऐसा अमेरिका तो कभी नहीं चाहेगा। अब राजीव नयन ने रूस की स्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि रूस जो सीरिया में प्रभावी रूप से कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वह खुद यूक्रेन संकट में फंसा हुआ है, उसकी क्षमता फिलहाल सीमित है। वैसे रशिया की इकोनॉमी इतनी पावरफुल नहीं है दोस्तों, इसलिए खर्चा भी तो उठाना पड़ता है ना। तो इस समय में रूस की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए कि वह सीरिया में एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर सके। अब पत्रकार ने कहा, अगर ट्रंप और पुतिन के बीच, ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच अच्छे संबंध बनते हैं तो निश्चित रूप से सऊदी अरब, यूएई और अन्य अरब देशों पर दबाव बढ़ेगा। राजीव नयन ने कहा, इन देशों के लिए यह चुनौती है कि वे अपने वैकल्पिक राजनीति दृष्टिकोण को लेकर इजराइल पर ज्यादा दबाव नहीं बना पाएंगे। इन देशों के लिए यह चुनौती है कि वे अपने वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर इजराइल पर ज्यादा दबाव नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इन देशों की शक्ति और उनके पीछे कौन खड़ा है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। जो ये देश है, इनकी शक्ति और उनके पीछे कौन खड़ा है इस पर भी बहुत निर्भर करेगा। भैया, परिवार से कौन नाता तोड़ना चाहेगा। अब जो रूस यूक्रेन संघर्ष चल रहा है उस पर कैसा होगा ट्रंप का रुख। मध्य पूर्व के संघर्ष के बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भी एक महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा तो बन गया है। आज पूरी दुनिया में रूसिया यूक्रेन वॉर की चर्चा चल रही है। यह चर्चा हो रही है कि जब ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे तो वह रूस पर दबाव डालकर एक समझौते की स्थिति में पहुंचा सकते हैं। रूस पर थोड़ा दबाव डालकर। अब भैया, अमेरिका सुपर पावर है, मिलिट्री, तो रूस पर उनका थोड़ा दबाव चलता है। यानी रूस भी ऐसे नहीं है, रूस भी कम नहीं है, अमेरिका को भी पछाड़ सकता है। और चाइना और रशिया दोनों कम्युनिस्ट देश है, इसलिए वो दोनों अगर साथ आ जाते हैं तो अमेरिका की बैंड बज जाती है, क्योंकि चाइना भी पावरफुल है कंट्री। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को कैसे रोक सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार इंद्राणी बागची ने ट्रंप की भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा, यह आशंका इस कारण व्यक्त की जा रही है क्योंकि
ट्रंप और पुतिन के बीच एक पुराने रिश्ते की चर्चा है। उन्होंने स्पष्ट किया, पत्रकार ने, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप यूक्रेन को कहेंगे कि आप ऐसे ही रहिए, क्योंकि जिस शांति समझौते की उम्मीद होगी वह यूरोपीय दृष्टिकोण से होगा। तो ये सब यूरोपियन दृष्टिकोण से होगा, क्योंकि यूरोपियन जो कंट्रीज है उनको सप्लाई करता है गैस फैस सब कुछ, रशिया सप्लाई करता है। तो ये सब कुछ पूरा का पूरा जुड़ा हुआ होता है, पूरा दुनिया एक दूसरे देशों के साथ। तो ये सब यूरोपीय दृष्टिकोण से होगा। अब ऐसा होगा कि रूस को यह कहा जाए कि आपने जो क्षेत्र कब्जा किया है वे सही है, क्योंकि जिस भी नजरिए से देखा जाए रूस ने जो किया है वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से गलत है। रूस ने जो किया है, अब इंद्राणी बागची ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप इस तरह के समझौते के लिए आ रहे हैं। इंद्राणी पत्रकार ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ट्रंप इस तरह के समझौते के लिए आ रहे हैं। ट्रंप इस तरह का कोई समझौता नहीं कर सकते। अब इस पर राजीव नयन ने कहा, अब ये पत्रकारों की मीटिंग थी कि भैया डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो दुनिया पर प्रभाव क्या होगा। तो 2-3 पत्रकार मिले और चर्चा की, और पत्रकार यानी पूरे के पूरे एक्सपर्ट होते हैं वो लोग, उन्होंने चर्चा की है, विषय के निष्णात होते हैं, उनको पूरा का पूरा मालूम होता है सब कुछ, क्योंकि वो लोग जुड़े हुए होते हैं उस चीज से। अब राजीव नयन ने कहा, बाइडेन और ट्रंप के नेतृत्व में फर्क है। बाइडेन ने पूरी तरह से यूक्रेन का समर्थन किया है, वो सच्चा आदमी था यार। यूक्रेन को जो यूक्रेन पर वॉर हुआ, किसी भी चीज में युद्ध उसके फेवर में मैं नहीं हूं और आप भी नहीं होंगे, क्योंकि वॉर से, युद्ध से किसी भी चीज को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो बाइडेन ने पूरी तरह से यूक्रेन का समर्थन किया, जबकि ट्रंप की स्थिति इससे अलग हो सकती है, इससे अलग हो सकती है। उन्होंने आगे कहा, वर्तमान में अमेरिकी जनमानस यूक्रेन के साथ खड़ा है, और अगर ट्रंप इसे बदलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अमेरिकी जनमानस को तैयार करना होगा। अमेरिकी जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो यूक्रेन के सपोर्ट में है, क्योंकि जिस तरह से रशिया यार बहुत बड़ी कंट्री है और सुपर पावर है मिलिट्रीली, तो वो छोटा सा देश है यूक्रेन, कितनी देर लगेगी। तो इस तरह का मामला है, तो अमेरिकन जो है वो यूक्रेन के सपोर्ट में है। तो अगर ट्रंप को इसे बदलने की कोशिश करते हैं ट्रंप, तो उनको अमेरिकी नागरिकों की मेंटालिटी बदलनी होगी। अब राजीव नयन ने आगे कहा, ट्रंप में क्षमता है कि बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं। हो सकता है कि 1-2 दिन में रास्ता न निकले, लेकिन 5-6 महीने के अंदर आप आमूल परिवर्तन देखेंगे। अब भैया दुनिया की बात छोड़ो, अपने देश की बात करो, भारत की।
भारतवर्ष की। तो क्या भारत को टैरिफ वॉर में उलझा देंगे ट्रंप? भारत को यार सिर्फ टैरिफ की चिंता है, दूसरा को तो फोड़ लेंगे हम सब कुछ। अमेरिका को जो करना है वो कर ले, कुछ भी उखड़ नहीं सकता वो, लेकिन बिजनेस यार पैसे मिलने चाहिए भारतीय कंपनियों को। तो क्या ट्रंप को टैरिफ वॉर में उलझा देंगे ट्रंप? जैसे कि चाइना के साथ उन्होंने किया था। चाइना में वो ट्रेड वॉर छिड़ गया था पूरा का पूरा जब ट्रंप थे। तो उस तरह से भारत के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले 5 साल में भारत मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। तो भारत एक्सपोर्ट करेगा चीजें। तो चाइना की तरह भारत को क्या टैरिफ यानी कोई ट्रेड वॉर का सामना करना पड़ेगा? तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। भारत और अमेरिका के व्यापार संबंधों में एक नई दिशा देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन अमेरिका फर्स्ट नीति पर जोर देता है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मोदी साहब को भी, और उन्होंने मोदी साहब अब की बार मोदी सरकार वो उन्होंने कॉपी किया था। भारत का जो इलेक्शन हुआ था ना 2014 में, जिसमें एक नारा था अब की बार मोदी सरकार, उस वक्त उन्होंने 2019 में जब इलेक्शन हुए तो अब की बार ट्रंप सरकार ऐसा कुछ कहा था। तो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर जोर देता है ट्रंप, जिसका भारत को सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत इस स्थिति को डिप्लोमेटिक तरीके से कैसे संभालेगा। सवाल उठता है कि भारत ऐसी पोजीशन में डिप्लोमेटिक तरीके से इस पोजीशन को कैसे हैंडल करेगा। इस पर इंद्राणी बागची ने कहा इस सवाल पर, पिछली बार भी ट्रंप ने भारत के स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाए थे साले ने, उस बार भी। और कुछ हफ्ते पहले भी उन्होंने टैरिफ को लेकर बात कही थी। उन्होंने कहा देखना होगा कि मोदी सरकार इस पर अपने तीसरे कार्यकाल में अमेरिका के साथ समझौते को लेकर क्या रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाती है, और यह न केवल भारत के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी लाभकारी हो। अब ये देश भारतवर्ष वसुधैव कुटुंबकम की साथ भावना के साथ आगे बढ़ने वाला देश है। और नेता भी, भारत का नेता भी, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी, वो भी एक निस्वार्थ भगवान को साक्षी मानकर काम करने वाला इंसान है। उसकी नीति भ्रष्ट नहीं है। तो भारत को जब नरेंद्र मोदी जैसा लीडर नेता मिला है, तो भारत अपनी संस्कृति को पूरी दुनिया में दिखा रहा है कि हम दुनिया को साथ लेकर चलने वाले हैं। वसुधैव कुटुंबकम, यानी दुनिया ही हमारा परिवार है। इस भावना के साथ आगे बढ़ने वाला देश है भारत, जिसमें पूरी दुनिया का डेवलपमेंट हो, विकास हो। यही भावना भारत की है। तो उन्होंने आगे कहा, अगर हम कहते हैं कि भारत विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी है ही, पांचवी है, लेकिन अब थोड़ा ही दूर है, शायद 12 महीने में चौथी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन सकती है। तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो कोई हमारे साथ उस तरह से समझौता नहीं करेगा, टैरिफ लगाकर। हमें देखने की ज़रूरत है कि कहां पर हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। अब इस तरह से काम लेना होगा कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। रास्ता कोई ना कोई मिल जाएगा। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान
उनके बीच संतुलन बनाना अमेरिकी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है। अब अमेरिका को भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 राष्ट्र में संतुलन बना रहे ऐसी स्ट्रैटेजी के लिए ये स्ट्रैटेजी उनके लिए महत्वपूर्ण है। इन 3 देशों का अपने अपने संदर्भ में अमेरिका के साथ गहरा संबंध है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत अलग अलग प्रकार का गहरा संबंध है अमेरिका के साथ, और दक्षिण एशिया की अमेरिकी रणनीति में इन देशों की भूमिका बहुत अहम रहेगी। दक्षिण एशिया में, अब दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव ये आते हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि इस इलाके में 1.94 अरब लोग रहते हैं। क्या बात है भैया, जनता बहुत यहाँ पर है, यानी 194 करोड़ लोग भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव में रहते हैं। ये विश्व बैंक का आंकड़ा है कि 194 करोड़ लोग इस बेल्ट में रहते हैं, इस भूभाग में रहते हैं। दक्षिण एशिया में भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अब सारे देश जो मैंने नाम बोले छोड़ दो, भारत मायने रखता है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था इन देशों से कहीं आगे है। दोस्तों, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेज़ी से उभर रही है, और आने वाले देशों में टॉप में आ सकती है भारत की अर्थव्यवस्था। तो इन देशों में भारत ने कुछ सालों में अपनी स्थिति मजबूत बनाई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत की स्थिति वैसे ही रहेगी? तो इस पर इंद्राणी बागची ने कहा, अमेरिका के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के रिश्ते में काफ़ी बदलाव आ चुका है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों के बीच उनके रिश्ते में काफ़ी बदलाव आ चुका है। जैसे कि अफगानिस्तान में से वो सारा का सारा सैन्य जो अमेरिका का था उसकी वापसी हुई थी जब बाइडेन राष्ट्रपति बने थे तब। तो वो सब कुछ काफ़ी बदलाव आ चुका है इन दोनों देशों के बीच। अब उन्होंने कहा, इंद्राणी बागची ने, कि पिछले कई महीनों में अमेरिका ने पाकिस्तान की मिसाइल संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान एक लंबी दूरी वाली मिसाइल बना रहा है। अमेरिका का ये कहना है कि पाकिस्तान एक लंबी दूरी तय करने वाली मिसाइल बना रहा है। अमेरिका ने सोचा कि ये मिसाइल उनके खिलाफ जा सकती है। अब अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट किसी भी देश में तब होता है जब वॉर, बिजनेस, ये सब डेवलपमेंट के इश्यूज होते हैं, उसमें अमेरिका का ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी देश में। लेकिन ट्रंप प्रशासन कैसे काम करता है, क्या बदलाव आता है दुनिया में, विकास की दिशा में क्या काम होता है, देखेंगे। तो आज का था ये विचार विमर्श, आज की विवेचना। दोस्तों, ज़्यादा तो मैं अपेक्षा नहीं रखता हूँ आपसे, लेकिन आप सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ दें, इतनी छोटी सी अपेक्षा। लाइक, शेयर, कमेंट करो या ना करो, बेल आइकन भी प्रेस करो या ना करो, लेकिन सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ दो। वीडियो देखना हो तो देखो, शेयर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, आप देखो उतना ही काफ़ी है।
तो सब्सक्राइब करके छोड़ दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।